बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल के ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ। फाड़ पिछाड़ की सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जारी है और साथ साथ जहां क्रिकेटर को एनओसी नहीं दी जा रही है लीग्स खेलने की, वहां पर हम देख रहे हैं कि अब बहुत सी तब्दीलियां जो है यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं बोर्ड के अंदर। और आज जो एक और ख़बर जो है आ गई है और वो ख़बर है कि वक़ार यूनुस को बहुत से मामलात जो है सिलेक्शन कमेटी के और दीगर इश्यूज़ और कोचेस को बाकायदा तौर पर निगरानी के लिए नामज़द कर दिया गया है। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो अभी की अब तक जो तस्दीक शुदा प्रेस रिलीज जारी नहीं की है, लेकिन ज़राए अब सब चीज़ें कंफर्म करते दिखाई दे रहे हैं। वक़ार यूनुस एक दफ़ा फिर सारे मामलात को देखेंगे और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है बाकायदा तौर पर जो यहाँ पर उनकी जो मसरूफियात है बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब से एक दिन कबल जब शाहिद खान आफरीदी ने बड़ा दबंग बयान उनके हवाले से ही दिया था और वो शाहिद आफरीदी कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब के पास इस वक्त 2 ओहदे हैं और दोनों ओहदों के लिए वो इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं अपने ओहदों का, या तो फिर वो क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हो जाए या फिर वज़ीर दाखिला के तौर पर काम करते हुए दिखाई दें। तो यहाँ पर शाहिद खान आफरीदी ने जिस तरह कल बयान दिया है और साथ साथ इसका असर शायद मोहसिन नकवी साहब ने महसूस कर लिया है और अब वक़ार यूनुस को तमाम तर मामलात देखने के लिए नामज़द कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर इसकी प्रेस रिलीज़ अब तक भेजी नहीं गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक नहीं दी है, लेकिन ज़राए ने इस चीज़ की कन्फर्मेशन कर दी है। और फिर अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम के हवाले से तो बहुत कुछ अब वक़ार यूनुस के आने के बाद हो जाएगा, क्योंकि अमल दखल वक़ार यूनुस का सिलेक्शन कमेटी पर भी होगा, कोचेस की भी वो निगरानी कर रहे होंगे, तो बहुत कुछ वक़ार यूनुस के पास मौजूद होगा। और इसी वक़ार यूनुस ने अगर हम देख लें तो माजी में सरफराज अहमद के साथ काफ़ी, जब वो हेड कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहे तो सरफराज अहमद के साथ काफ़ी ज़्यादती की थी। फिर जब सरफराज को मीडिया के प्रेशर पर मैच खिलाया गया तो सरफराज ने दबंग इनिंग खेली और इस दबंग इनिंग के अंदर सरफराज जिस किस्म की कारकर्दगी दिखा रहे थे वो सबके सामने था और फिर सवालिया निशान वक़ार यूनुस पर बनता दिखाई दे रहा था। लेकिन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक होने जा रहे हैं वक़ार यूनुस और क्या कुछ करेंगे। और हमारी दुआ है कि माजी की तरह नहीं और हाल में वो अच्छी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को देखते हुए दिखाई दें, क्योंकि माजी में अगर देख लें तो वक़ार यूनुस काफ़ी तनकीद होती रही है। अब यहाँ पर इस तनकीद को हटाकर हमें बेहतरी की तरफ देखना है, क्योंकि काफ़ी जो कौम है वो हमारी मायूस है T20 वर्ल्ड कप है में पाकिस्तान की जो हालिया कारकर्दगी रही थी उससे। और साथ साथ बात भी करेंगे अपने शो के अंदर पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से भी, क्योंकि इस वक्त पेरिस ओलंपिक्स जारी है। और उसके अलावा हम बात करेंगे टेबल टेनिस में अरहम की, और जिसने वर्ल्ड टाइटल में जो है गोल्ड मेडल जीता, फिर कांसी का तमगा जीता, वो वतन वापस कब आ रहे हैं और वतन वापसी के बाद अगर वो पहुंचे हैं तो वहां पर वो लोग रिसीव करने के लिए अहदेदारान मौजूद नहीं थे जो वाकई उसके हकदार था अरहम, लेकिन यहाँ वो लोग मौजूद नहीं थे। अरहम को कुछ मायूसी तो ज़रूर हुई है, लेकिन जब इस किस्म के प्लेयर्स गैर मुल्क के अंदर पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को रोशन करते दिखाई देंगे और उसके बाद जब मुल्क वापस पहुँचेंगे और जब उनकी पज़राई नहीं होगी तो बहुत कुछ उनके दिल पर असर होता है। और यही कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हुआ, क्योंकि जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में हार कर आई है और उसके बाद हमने देखा कि डोलों की शक्ल में आए, लेकिन वो शायद एक दूसरे से मुंह छुपाते नजर आ रहे थे वहाँ। और यहाँ तक हमने एयरपोर्ट पर देखा कि खिलाड़ी जो है बाकायदा तौर पर अपना जो सामान है वो भी जो है दूसरे तो नहीं कहेंगे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी या जो भी उनको देख रहा होता है उनको लेकर उनके हवाले कर दिया गया था। फिर पाकिस्तान के स्कॉश के हवाले से बात करेंगे और कल बड़ा ज़बरदस्त स्कॉश टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया और रोशन खान जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और इसमें अंडर 18 टूर्नामेंट भी एक रखा गया था। बड़ा ज़बरदस्त रहा वो टूर्नामेंट, इस हवाले से भी बात अपने शो के अंदर करेंगे और कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर हॉकी को जो है बाकायदा तौर पर ये जो अगस्त का महीना शुरू होगा और इसमें अगस्त में पाकिस्तान जब 14 अगस्त की बात आएगी जहां पर हम देखते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, तो उससे कबल मुख्तलिफ जगहों में इस हवाले से जो है ना हॉकी के टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। तो हम दुआ गो हैं कि हॉकी एक दफ़ा फिर जो है माजी की तरह सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर के अंदर लहराते हुए नजर आए। तो जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी की तरफ चलते हैं।
क्या कुछ होने वाला है इस नए सर्किट में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कितना बेहतर होगा वक़ार यूनुस का आना। और साथ साथ क्योंकि माजी में इख्तलाफात वक़ार यूनुस के काफ़ी रह चुके हैं, यही जावेद साहब से भी बात करेंगे। जावेद साहब, वक़ार यूनुस की एंट्री हो गई है और इसमें सर्जरी की बात करें तो खिलाड़ियों की सर्जरी नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स के खिलाफ कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नए लोग जरूर बोर्ड के साथ मुंसलिक हो जा रहे हैं। 22 रुकनी जब दस्ता था जहां पर बुलाया था, एक बड़ी बैठक लगाई थी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने, लेकिन वहां उन्होंने जो है वक़ार यूनुस, ना ही वसीम अकरम, ना ही जावेद मियादाद को तलब किया था। आज वक़ार यूनुस का शायद 1 से 2 रोज कबल उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद ये मामला तय हुए। तो आप समझ रहे हैं वक़ार यूनुस की एंट्री पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बेहतरी है, या फिर माजी की तरह जिसपे उन पर बड़े सवालिया निशानात उठते हुए दिखाई देते, और सबके सामने सरफराज अहमद की मिसाल। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से बिल्कुल हमें ये जो खबर मिली है कि वक़ार यूनुस को तकरीबन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का सिर्फ उनके साथ वो टैग नहीं लगा, और लेकिन इख्तियारात जो भी हैं, जैसे कि हमारे 2014 के क्रिकेट के आइन में है कि चेयरमैन अपने इख्तियारात किसी को भी अपने नायब को दे सकता है, तो उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई, डोमेस्टिक हो गया, सिलेक्शन कमेटी के अमूर हो गए, और जो भी मामला क्रिकेट के हैं, कोचिस के हैं, टीम के हैं, वो तकरीबन तमाम इख्तियारात जो हैं वो वक़ार यूनुस को दिए जा रहे हैं। और इससे पहले भी वक़ार यूनुस जो है हमारी टीम के साथ मुंसलिक रह चुके हैं, एज ए वो कोच भी रह चुके हैं, मैनेजर भी रह चुके हैं, वो काफ़ी सारी पोस्ट पर रह चुके हैं। लेकिन ये है कि वक़ार यूनुस जब भी आए हैं टीम में कुछ ना कुछ जो है होता रहा है। इससे पहले आमिर की मिसाल ले लें, आमिर के साथ भी उनके मामला सही नहीं थे, फिर सरफराज अहमद जो है उनके साथ भी मामला इसी टाइप के थे। लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम जब वर्ल्ड कप में हारी थी और मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया था कि हमारी टीम में बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसी दिन हम और आप सब इसी प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। हमने यही कहा था कि ये सब कहने की बातें हैं, कुछ भी नहीं होता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था वो थोड़ा एक जज्बाती बयान था, और उसके बाद देखें वो जैसे ही वो नेहरू जो चैन की बांसुरी बजा रहा है, वही प्लेयर्स हैं, वही आपका ऑफिशियल स्टाफ है, वही चेयरमैन कमेटी के साथ जो बंद थे। सिर्फ थोड़ा सा एक वो है कि अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को जो है आपने जो है उनको छुट्टी उनकी करा दी, लेकिन वहाब रियाज को तो मालदीव ने, आपको पता है मालदीव में हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे भी आपने उनको भेज दिया है, और ये चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही थी, अभी वो ही हजम नहीं हो रहा था। उसके बाद आपने ये नया सुन लिया कि तमाम इख्तियार जो है वक़ार यूनुस को दिए जा रहे हैं, तो इसमें कोई अजंबे की बात तो है नहीं। बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, जहाँ फैसले करने के थे वहाँ तो कोई अभी तक स्टेप नहीं लिया गया। लेकिन ये फैसले जो हैं अब मोहसिन नकवी जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बन के रह गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, वो वही एडमिनिस्ट्रेटर के मामला देखेंगे। तकरीबन सारे मामला तो उन्होंने वक़ार यूनुस के हवाले कर दिए हैं, और वक़ार यूनुस पे आपको पता प्लेयर्स के साथ साथ और भी बहुत से सीनियर्स प्लेयर भी हैं जिनके बहुत से मामला थे। और जब इन्होंने वहाँ इस्लामाबाद में जो मीटिंग मिलाई थी, जो उन्होंने साबिक टेस्ट क्रिकेटर बुलाए थे, उनमें तो ये प्लेयर शामिल नहीं थे, वक़ार यूनुस तो शामिल नहीं थे, और वक़ार यूनुस तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में थे। लेकिन पता नहीं कौन फैसले कर रहा है, क्या फैसले कर रहा है। अब वो हम जो बात करते हैं कि पैराशूट से आ जाता है टीम में, अब देखें वो ये कमेटियों में भी ऐसा ही चले, कमेटियों में भी ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है जावेद साहब। लेकिन आप समझते हैं कि थोड़ा सा एक मजीद ओहदा जो मिल गया है यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब को, एशियन क्रिकेट कौंसिल में वो सदर मुंतखब हो गए हैं, तो आप समझते हैं कि ये जिम्मेदारी भी अब उन पर आ गई है, एशियन क्रिकेट कौंसिल के वो सदर हैं, तो फिर यहाँ पर अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी मामला देखना है, एशियन क्रिकेट कौंसिल के भी वो सदर है, तो वहाँ पर भी वो बाकायदा तौर पर उसको भी सर्च कर रहे होंगे, उस पर भी काम कर रहे होंगे, फिर वज़ीर दाखिला के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं वो, तो अब ओहदे उनके पास ज़्यादा हैं, और इसके बायस आप समझें वक़ार यूनुस को उन्होंने हायर किया। देखिए मोइन भाई, जिम्मेदारियां तो आपको पता है, जब वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी हो, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी हो, और फिर आप एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी चले गए, वहाँ भी आपको ओहदा मिल गया है, तो जिम्मेदारियां अगर महसूस की जाए तो ये एक बंदे के बस की नहीं है, क्योंकि आपको पता है वज़ीर दाखिला होना पूरे मुल्क का मसला होता है। और फिर आपकी ये जॉब, फिर आपको पता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामला हैं वहाँ आपको पता बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और जैसे अभी 2025 में हमारे यहाँ चैम्पियन ट्रॉफी हो रही हैं,
और ये ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन का मसला है, टीम का मसला है, कोचेस का मसला, तो ये बहुत ही गंभीर मामलात हैं। ये सिर्फ फुल टाइम जॉब है, एक बंदा कर सकता है, ना कि आप 3-3 जॉब एक एक बंदा कर सकता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने अगर किसी शख्स में ये सलाहियत दी होती है तो वो ये कर लेता है, मैनेज कर लेता है। लेकिन इन मामलात में ख़ासकर इंटरनेशनल क्रिकेट के जो मामलात हैं, इसमें ये फुल टाइम जॉब है, आपको यहाँ पूरा टाइम देना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास 3-3 जिम्मेदारियाँ आ जाएँ और तीनों जिम्मेदारियाँ बहसन खूबी कोई भी शख्स जो है आज के दौर में इंजाम नहीं दे सकता। कल आपको पता ही है, जैसे शाहिद खान आफरीदी ने कहा था कि मोहसिन नकवी के पास जो ये 2-2 ओहदे हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के भी हैं, वज़ीर दाखिला के भी हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा सा इस पे छुपे दबे लफ्ज़ों में तनकीद ही की थी। लेकिन उसका ये रिज़ल्ट आया कि उन्होंने अपने जो मामला थे क्रिकेट बोर्ड के, तो मैं देख रहा हूँ उन्होंने तकरीबन सारे 100 नहीं 90% जो मामला थे वो वकार यूनुस के सुपुर्द कर दिए। खुद हो सकता है वो ज़ाहिर मुल्क के जैसे हालात हैं, अपने वज़ीरत दाखिला की जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान दें, या अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो उन्हें ओहदा मिला है उसकी तरफ चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन यह है कि मोहसिन नकवी है बड़े मेहनती आदमी, वो अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से जो है ना और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है, मैं समझ रहा हूँ कि बड़े नाजुक दौर से पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम पे गुजर रही है। जिस तरीके से एक टाइम जो हॉकी पे आया था, तकरीबन वही टाइम क्रिकेट पे भी नज़र आ रहा है। इससे पहले कि ये और नीचे की तरफ जाए, हम जो सीनियर बंदे हैं, जो सीरियस हैं अपने पैशन के साथ, उनको जो है बोर्ड में लेकर आएँ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दोबारा उसी सिमत की तरफ नामजद करें जहाँ से चंद साल पहले हमारी टीम जा रही थी। चंद साल पहले हमारी टीम जा रही थी, और अब क्योंकि T20 सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान शाहीन का, और मोहम्मद हारिस टीम की क़यादत करेंगे। और क़यादत के मामले में इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 2 कप्तान इस दफ़ा अगर हम देखें तो T20 में और 4डे क्रिकेट में कप्तानी करते साहबजादा फरहान 4डे में कर रहे थे। अब मोहम्मद हारिस को जो है T20 में कप्तानी सौंपी गई है पाकिस्तान शाहीन की। और अब समझ लें मोहम्मद हारिस है जिनकी जगह टीम में नहीं बन रही थी, वो जो अब कुछ देर कबल बात कर रहे थे ना, पैराशूट से आते हैं और टीम का हिस्सा बन जाते हैं। पैराशूट से आ रहे हैं लोग और बोर्ड पे जो है उनको ओहदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसी तरह मोहम्मद हारिस के साथ भी यही कुछ हुआ। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद हारिस का कैरियर ख़त्म हो गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मोहम्मद हारिस जहाँ पर अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे देते हैं T20 के अंदर, तो फिर जगह बनती हुई और जो है उनके लिए आसानी हो जाएगी। जी मोइन भाई, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम ये वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो वर्ल्ड कप में तो हमें यही नज़र आ रहा था कि अब जिस तरीके से टीम सेलेक्ट की थी, मोहम्मद हारिस जो है उस टाइम पे भी डिज़र्व कर रहा था नेशनल टीम में, लेकिन आपने आज़म खान को तरजीह दी, रिजवान को तरजीह दी, हत्ता कि मोहम्मद हारिस की जगह बन रही थी। लेकिन यह है कि हम वही समझ रहे थे कि अब उसका दिल टूट गया है और हारिस अब मुश्किल जो है पाकिस्तान की क्रिकेट में नज़र आए। लेकिन जिस तरीके से फिर तनकीद हुई, पाकिस्तान की टीम जो बुरी तरीके से आपको पता शिकस्त हुई है वर्ल्ड कप में, और उसके बाद जो है तकरीबन बोर्ड ने उन तमाम प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, उनको, जैसे पाकिस्तान शाहीन जो ऑस्ट्रेलिया गई है टेस्ट खेलने, ये 4 रोज़ा मैचेस जो खेले थे, उनमें साहबजादा फरहान को बना दिया, और जो लड़के डिज़र्व करते थे उनको पाकिस्तान शाहीन्स में लेकर 4 रोज़ा मैचेस 2 खिला दिए। अब T20 में देखें मोहम्मद हारिस को जो जॉब दी गई है, देखें आपने मुस्तकबिल के कप्तान तो तैयार करने हैं ना, अब तैयार अगर करने हैं तो आप जो लड़का परफॉर्मेंस दे रहा है और जो आगे चलकर देगा, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हारिस को जो T20 की कैप्टनसी दी है, ये बहुत अच्छा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि आगे चल के इन्हीं प्लेयर्स की आपको ज़रूरत पेश आनी है, इन्हीं प्लेयर्स की ज़रूरत पेश आनी है। और अगर हम बात करें मोहम्मद हारिस के बाद सरफराज की, अगर वकार यूनुस टीम के अभी इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हो गए, तो आप समझते हैं कि सरफराज का कैरियर ख़त्म हो गया? क्योंकि माजी में बड़ी नाइंसाफ़ियाँ की हैं वकार यूनुस ने सरफराज के साथ। मोइन भाई, ये तो हम नहीं कह सकते कि सरफराज का कैरियर ख़त्म हो गया। अभी उसकी टेस्ट क्रिकेट बहुत बाकी है और 2-3 साल खेल सकता है। आप डोमेस्टिक में देख लें, क्लब क्रिकेट तक वो खेल रहा है। भाई आप देखें सरफराज के बारे में, वो बहुत बड़ा इंसान है। देखें आपने अभी ज़्यादतियों की बात की, बहुत ज़्यादतियों सरफराज अहमद के साथ,
लेकिन आपने कभी उसको किसी टीवी शोज में बैठ के क्रिकेट पे बात करते नहीं देखा होगा, किसी के खिलाफ कभी कोई शिकायत करते हुए नहीं देखा कि बहुत सब्र वाला लड़का था और बिल्कुल यानी कि वो बाई बर्थ जो कप्तान था पाकिस्तान का, तो वो लड़का वैसा ही था। लेकिन आपने अब जैसे जिक्र किया है कि वकार यूनुस के साथ पहले भी मसले मसाइल थे उनके और उनको नहीं खिलाया गया था, लेकिन अब मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा, क्योंकि लास्ट जो टेस्ट पाकिस्तान में खेले गए उसमें सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस थी जो बोल रही थी। आप ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे, लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही मैच सरफराज को दिया था, उसके बाद आपने उसको टीम से तकरीबन दूसरा टेस्ट, दोनों टेस्ट नहीं खिलाए और ड्रॉप करने का तो जवाब ही नहीं बनता, क्योंकि वो तो परफॉर्म देकर आया। देखिए टेस्ट क्रिकेट जो बिल्कुल अलग फॉर्मेट है, वो आजकल के क्रिकेट की तरह नहीं, बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेट नहीं है। वहां आपको टेस्ट प्लेयर्स चाहिए होंगे टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, तो सरफराज कम अज कम अभी जैसे अब देख लें हमारे यहाँ बांग्लादेश आ रहा है, उसके बाद इंग्लैंड आ रहा है और हमारे आगे तकरीबन टेस्ट है, साउथ अफ्रीका से भी टेस्ट आने वाले हैं, तो सरफराज अहमद को हो सकता है कि ये जो कैरियर आप कह रहे हैं कि फुल स्टेप तो खैर नहीं लगा, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सरफराज अहमद जो है आपको ये जो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज होने जा रही है, हमारी तो यही ख्वाहिश भी और हमें नज़र भी आ रहा है कि जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है उन्हें आखिरी टेस्ट सीरीज जो है अपने वतन में तो कम अज़ कम मिलनी चाहिए, अपने वतन में ज़रूर मिलनी चाहिए। आप समझते हैं कि ये उनके लिए आखिरी, अगर यहाँ पर मिल जाता है उन्हें चांस, तो टेस्ट क्रिकेट से भी खैरबाद कर देना चाहिए अपनी कैरियर को, सरफराज को। जी मोइन भाई देखें, ये बहुत ही दिल गुर्दे की बात होती है। देखें प्लेयर जो है वो अपने आप को खुद समझता है जब वो क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा होता है। एक ऐज ऐसी आती है जहाँ प्लेयर को खुद भी अंदर से भी जो है ना इंटीग्रेशन होना शुरू हो जाती है कि बस भाई अब जो है ये क्रिकेट जो बहुत फास्ट होगी है। तो लेकिन मैं भी यही चाहूंगा, जाहिर है हम तो चाहते हैं सरफराज अहमद को जैसे कंटिन्यू T20 आपको 11 सीरीज जितवा कर आया था, चैंपियन ट्रॉफी उसने जितवा दी थी, तो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए था, उसकी क्रिकेट जब पीक पे थी। लेकिन वो इतना बड़ा जो आपने गैप दे दिया उसके ड्रॉप करने के बाद। लेकिन सरफराज अहमद हमसे बेहतर समझते हैं, अगर वो देखते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो अभी इस मयार की नहीं है कि मैं आगे जाकर टेस्ट सीरीज में टीम का हिस्सा बन सकता हूं, तो ये उनकी मर्जी है कि अगर पाकिस्तान में ही जो है, लेकिन हमारे ये रवायत है नहीं, लेकिन वो बड़ा प्लेयर है, बड़ा इंसान है, हो सकता है कि उसे पता चल जाए कि आगे मेरी क्रिकेट कितनी बाकी है, तो इस सीरीज के दौरान ही खेलते हुए चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ हो या बांग्लादेश के खिलाफ हो, किसी दिन भी ऐलान कर दे कि भाई ये जो है मेरा आखिरी टेस्ट मैच है, और ये ट्रिब्यूट कराची में अगर हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा, क्योंकि कराची से उन्होंने क्रिकेट शुरू की और पूरे पाकिस्तान में जो उन्होंने क्रिकेट के हवाले से नाम कमाया, वो चंद एक ही कप्तान है जिनके हिस्से में आया है। बहुत बड़ा कप्तान था, है और रहेगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो, उसके रिकॉर्ड जो है वो बोलते हैं। चलें उसके रिकॉर्ड्स बोलते हैं, और रिकॉर्ड्स की बात हो रही थी। इस वक्त पेरिस ओलंपिक है जारी है, उस पेरिस ओलंपिक्स में जो है तमगों की जंग जारी है। इस तमगों की जंग में जापान जो है अब तक सरफहरिस्त है 6 तमगों के साथ, और साथ साथ फिर चीन ने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हुए हैं, कोरिया ने जो है 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हुए हैं और दूसरी और तीसरी पोजीशन पर फाइज हैं। तो यकीनन पेरिस ओलंपिक्स में जो ये गोल्ड मेडल का सिलसिला जारी है, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। जावेद साहब पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल का सिलसिला जारी है और चीन जो है इस वक्त दूसरे और कोरिया तीसरी पोजीशन पर फाइज है, लेकिन जापान ने अब तक जो मार्का मारा हुआ है और 6 गोल्ड मेडल के साथ सरफहरिस्त है। तो क्या समझते हैं कि हमसे छोटा मुल्क लेकिन तमगों में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं? देखिए मोइन भाई, हम पहले भी यही बात शोज में कर चुके हैं पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से कि ये छोटे छोटे मुल्क देखें, उनके दस्ते देखें जो वहाँ गए, और फिर देखें पहले जब ये पेरिस ओलंपिक्स होते थे किसी भी कंट्री में होते हो, तो तमगों की दौड़ में हम देखते थे कभी यूएसए आगे, कभी क्या है ये रशिया आगे, लेकिन अब देख लें जापान को देख लें, अभी तक जो है ये शुरू हो गया है ओलंपिक्स, तो जापान 6 तमगों के साथ पहले नंबर पर है और कोरिया दूसरे, चाइना तीसरे। ये दोनों चाइना और कोरिया, देखिए अब ओलंपिक्स में जो है ममालिक भी चेंज होते जा रहे हैं, जो ममालिक बिल्कुल नीचे होते थे वो ऊपर आते जा रहे हैं।
हमारी तरह नहीं कि हमारा दस्ता जो है बजाय बढ़ने के कम होता जा रहा है। तो छोटे ममालिक जो हैं वो अपने खिलाड़ियों की तमाम सहूलतें प्रोवाइड करते हैं और उन्हें पता होता है कि ये प्लेयर जो है हमें रिजल्ट देगा, ओलंपिक्स में जाके किसी भी गेम में वो भेज देते हैं, तो उन्हें पता होता है। हमारे यहाँ यही चीज़ें हैं जो नहीं है, ना ये सहूलतें दस्तियाब हैं। हम सिर्फ ये कि इन्हीं मुल्कों को देखते रहेंगे, लेकिन ये कि जिस तरीके से वहाँ तमगों की दौड़ जारी है और वहाँ जो गोल्ड के यानी कि बॉक्सों में तमगे सजे हुए हैं, तमाम टीमें आई तो वही अपने सजाने के लिए कि हम अपने सीने पे सजा कर जाएंगे। और हमारी दुआ है, अब हमें सिर्फ एक ही नदीम से उम्मीद रह गई है जेवलिन थ्रो में कि वो जो है जिस दिन उसका मुकाबला होगा, अगर एक तमगा दिलवा देता है तो तकरीबन हमें उसी पे तकिया करना पड़ेगा। और ये है कि जापान जो है अभी तक ओलंपिक्स में पहले नंबर पर चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है जब तक ये आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, चाइना जो है हो सकता है कि पहले नंबर पर चले, चाइना हो सकता है कि आगे तरफ चला जाए। और पेरिस ओलंपिक में बड़ा दिलचस्प वाकया भी एक पेश आया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पेरिस ओलंपिक में जो स्विमिंग के मुकाबले हो रहे थे, वहां पर विमेंस की जो स्विमिंग मुकाबले थे, उस वक्त बड़ा दिलचस्प वाकया पेश हुआ जब एक अमेरिकी जो स्विमर ईमा जो उनका कैप था वो पोल में गिर गया। और पोल में गिरने के बाद जो वहां पर लाइफ गार्ड थे जो जिनका नाम बॉब था, उन्होंने फौरी तौर पर छलांग लगाई और छलांग लगाकर कैप जो तह में जा चुकी थी उस तह से निकाला उस कैप को और लाकर बाकायदा तौर पर ईमा को पेश की। तो एक अच्छा वहां पर दिलचस्प वहां पर शायकीन को जो है ये मंजर देखने में उनको आया और काफी इंजॉय भी करते हुए दिखाई दिए वहां पर शायकीन। तो साथ साथ जहां पर वो इंजॉय कर रहे थे और फिर जब लाइफ गार्ड ने सोशल मीडिया पर जो है बाकायदा तौर पर अब हम देख रहे हैं कि उसके चर्चे होते हुए दिखाई दे रहे हैं उस लाइफ गार्ड के, और उस लाइफ गार्ड के जो चर्चे हो रहे हैं वो इस नाम से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बॉब द कैप कैचर के नाम से। तो यकीनन है उसने अच्छा काम कर दिया। जहां शायकीन खुश हुए वहां पर जो ईमा भी खुश होती हुई दिखाई दी, जो अमेरिकन स्विमर थी, और उन्होंने भी उनका शुक्रिया अदा किया। तो जावेद साहब क्या कहेंगे इस पे? एक एंजॉयमेंट हो गई वहां पर शायकीन को ऐसे मंजर देखकर। बिल्कुल मोइन भाई, देखें एंजॉयमेंट तो होगी, लेकिन आप देखें उनका सोच देखें। वो जो स्विमर जो लाइफ गार्ड के तौर पर होते हैं, स्विमर्स के लाइफ गार्ड होते हैं, लेकिन देख लें अगर जैसे उनकी कैप अगर पानी की तह में जाकर गिरी तो उन्होंने फौरन से पहले निकाला है। और जो वहाँ तमाशाई बैठे हुए थे और फिर जो दुनिया में लाइव देख रहे थे, उन्हें ये मंजर बहुत अच्छा लगा और ये उन्होंने एक मिसाल काम कर दी। जबकि उनकी ये कोई जॉब नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनकी कैप के लिए कैप ला के उन्हें तोहफे में नहीं बल्कि जब उन्हें पेश की तो उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। और देखिए शुक्रिया अदा करने से उस कौम का मयार देखें कि कहां पहुंच रहा है, कि उनको कितनी वो थी कि सिर्फ उसकी कैप के लिए जो है उसने डाइव लगाई पानी में और तह से ला कर दी। तो जो जिंदा कौमें होती हैं जिन्होंने आगे जाना होता है, वहां ये ऐसी मिसालें जो अक्सर और बेशतर दिखाई जाती पूरी दुनिया को। देखें अब वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल छाया हुआ है, वो जो लाइफ गार्ड था वो पूरे बॉब जो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है और लोगों ने उसके तरह तरह के जो है ना मीम बनाना शुरू कर दिए। हमारे लिए भी जो ये एक सबक है कि कम से कम हमें भी ये चीजें सीखनी चाहिए। हमारे प्लेयर्स के साथ जो गार्ड चल रहे होते हैं या स्टाफ चल रहा होता है, उन्हें ये छोटी छोटी चीजें सीखनी चाहिए। इनसे बहुत नाम जाता है, पूरी दुनिया में नाम जाता है। अब बॉब का नाम देखे पूरी दुनिया में चल रहा है और उन्होंने सिर्फ एक वो किया है कि मैंने उसकी कैप ला कर दी, कैप ला कर दी, उसने शुक्रिया अदा किया, लेकिन पूरी दुनिया में वो छा गया। चले पूरी दुनिया में तो छा गया, लेकिन पाकिस्तान की वॉलीबॉल की टीम है अंडर 18 जो है छाई हुई है बहरीन में और वहां पर रवायती हरीफ है भारत को 3-0 से शिकस्त दे दिया है। तो एक अच्छा साइन रह रहा है यहाँ पर। अगर हम देखें तो बहरीन में जहां पाकिस्तान की वॉलीबॉल की टीम है मुसलसल कामयाबी हासिल कर रही है, मुसलसल दूसरे इवेंट्स में उसने दूसरे मैच में कामयाबी हासिल की है और इस मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की भारत के खिलाफ। भारत के खिलाफ है चाहे वो कोई सा भी खेल हो, जहां पर क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, देकर कोई से भी खेल हो, रिवायती हरीफ अगर भारत से मुकाबला होता है तो वहां पर कामयाबी को जो है एक जन्नत के तौर पर देखा जाता है कि वहां पर अगर प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो एक और शिकस्त का सामना भारत को यहां करना पड़ा है वॉलीबॉल में अंडर 18 में, और इन नौजवान के वॉलीबॉल प्लेयर्स ने जो है बहरीन में जारी टूर्नामेंट वॉलीबॉल में जो है भारत को शिकस्त दी और 3-0 शिकस्त दी सेट के अंदर। तो आप समझ रहे हैं कि वॉलीबॉल की हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा मजबूत है, जहां पर अंडर 18 में जो बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
मोइन भाई देखिए, वॉलीबॉल की हमारी जो नेशनल टीम है वो भी बहुत मजबूत है। और वही जैसे आपने बात की कि स्ट्रक्चर जो है ना वॉलीबॉल का हमारे मुल्क में बहुत मजबूत है, और ग्रास रूट लेवल से जो प्लेयर्स आ रहे हैं और जो उनके ट्रेनर है और पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन जो है वो प्लेयर्स का बहुत ख्याल रख रही है। उनको तमाम जो उनके लवाजमात हैं, जो इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसका रिजल्ट देख लें कि आपने बहरीन में जो है पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने इंडिया की टीम को 3 के 3 सेट हरा के जो है बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। आउट क्लास के आप कोचेस की भी बात कर रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने जो है तमाम कोचेस और खिलाड़ियों के लिए जो है $100 इनाम की रकम का ऐलान किया है, डॉलर का इनाम का जो है ऐलान किया। आप समझ रहे हौसला हो रहा है बच्चों के अंदर अगर इस किस्म के इनामात उनको मिलते रहे। मोइन भाई यही तो देखें ना, ये जो आपको वॉलीबॉल फेडरेशन जो है, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारी वॉलीबॉल की नेशनल टीम भी बहुत मजबूत है और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत है। अभी जैसे अभी आप बता रहे हैं कि उन्होंने $100 का जो है वॉलीबॉल टीम के प्लेयर्स के लिए ऐलान किया है, तो इसका मतलब है फेडरेशन जो है वो बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। प्लेयर जो आ रहे हैं उन्हें, मैंने आपको बताया, तमाम इक्विपमेंट जो भी दस्तयाब हो उन्हें चाहिए होता है उन्हें प्रोवाइड कर रही है और वो प्लेयर्स का भरपूर ख्याल रख रही है। इससे पहले वॉलीबॉल की टीम में हमारी नेशनल टीम ने ईरान को, इटली को, जर्मनी को, इंडिया को, तकरीबन तमाम ममालिक की टीमों को हरा चुकी हैं। और इसीलिए हमारे जो स्ट्रक्चर मजबूत होने की वजह से हमारी अंडर 18 की टीम ने इंडिया को जो है बहरीन में बिल्कुल उड़ा के रख दिया। चले आगे रख दिया। लेकिन अब थोड़ी सी क्रिकेट पे वापस आते हैं। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज पे बात कर लें। वाइट वॉश किया है यहाँ पर इंग्लैंड ने। किस किस्म की क्रिकेट आपने देखी है? बड़ी मॉडर्न हो गई अब टेस्ट क्रिकेट भी, बड़ी तेज क्रिकेट होती हुई दिखाई दी इस यहाँ पर टेस्ट मैचेस के अंदर। जो 3 टेस्ट हुए और तीनों में जो है इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की। बिल्कुल मोइन भाई, वहाँ इंग्लैंड में तो आपको पता है ब्रैड मैकॉलम जब से इंडिया की टीम इंग्लैंड की टीम के साथ जुड़े, उन्होंने एक नई इस्तेलाह मुतारिफ करा दी है, बेसबॉल। वहाँ आपको पता है रने बॉल भी नहीं बल्कि बॉलों से भी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में एक जिद्दत, एक नई शक्ल जो है वो इंग्लैंड ने जो है क्रिकेट को दे दी है। और वही हम बात करते रहते हैं कि अब कोई शाज़ो नाज एक ऐसा टेस्ट होगा वो जो 5वें दिन में जाएगा या 5वें दिन के बाद ड्रॉ की तरफ जाएगा। अब आपको 3 से 4 दिन में जो है रिजल्ट आना शुरू हो गए। अब वेस्ट इंडीज की टीम जैसे ही इंग्लैंड गई थी तो देखिए पहले दिन ही जो इंग्लैंड ने 416 रन बना दिए थे पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग भी शुरू करवा दी थी। तो ये तीनों सीरीज में जो है इंग्लैंड ने वही बेसबॉल रवायती खेल पेश किया है। और जिस तरीके से उनके कप्तान हैं, उन्होंने जो अपनी टीम को जब से वो लीड कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल एक नए तरीके की टीम बना दिया है। और जो रूट वगैरह है और उनके जो बॉलर थे अतक के, उनके जेमी एंडरसन ने जो पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था उसी में जो है 704 विकेटें करने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने आपको पता बहुत ज़बरदस्त गेम खेला है और बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ को उठने नहीं दिया पूरी सीरीज में जो है। और आपको पता है ये आखिरी टेस्ट भी जो चौथे दिन ही इंग्लैंड ने जीत के क्लीन स्वीप करके जो है ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ बासानी सीरीज जीत ली। अच्छा, बासानी सीरीज जीत लिया है और विकेटों का भी बड़ा अमल दखल होता है। क्यूरेटर इस वक्त ऑस्ट्रेलियन आए में हमारे पास और पाकिस्तान में, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज होगी, आप समझते हैं कि विकेटें भी ऐसी तैयार होनी चाहिए? क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट के लिए यहाँ पर अगर 4 दिन के अंदर और 3 दिन के अंदर मैच के फैसले टेस्ट मैचेस के होंगे तो शायकीन क्रिकेट ग्राउंड का रुख करेंगे। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए अगर आपको रिजल्ट मिलेगा स्टेडियम में तो लोग मैच देखने आते हैं। अभी देख लें ये जो लीग्स हो रही हैं, अमेरिका में ले लें, ऑस्ट्रेलिया में ले लें, कहीं भी लीग्स देखें, वहाँ पब्लिक आती है, उन्हें पता है कि फैसला होना होता है। अब अगर टेस्ट सीरीज में जो है फैसला, अगर हमारे यहाँ अगर टेस्ट सीरीज होती है, यहाँ अगर हम विकेट ही डेड बना देंगे जो बिल्कुल बैट्समैनों की जन्नत होगी, तो यहाँ रन्स के सिर्फ अंबार ही लगते हैं, जैसे कि आप पिंडी में आप देख चुके इंग्लैंड के खिलाफ भी। तो यहाँ जो है अब जो क्रिकेटर आपने बाहर से हेमिंगन को जो बुलवाया है, देखिए क्रिकेटर जो है हमारे भी बहुत शानदार है, लेकिन ये एक नया ये बोर्ड के चेयरमैन का स्वाबदीद थी, उन्होंने क्रिकेटर भी जो है बाहर से बुलवा लिए।
तो अब विकेटें जो है आपको उसी मयार की बनानी होंगी जिस मयार का जो जहां रिजल्ट आता हो। बिल्कुल आपको फ्रेंडली विकेटें बनानी होंगी जहां बॉलर के लिए भी हो, बैट्समैन के लिए भी हो। ये बिल्कुल वन साइडेड विकेट बना दे कि नहीं जी बैट्समैनों के लिए बना दो, हमारे बैट्समैन जो है रन्स करेंगे। भाई तमाम टीमें जो है अब आपको पता है हर काम कर कर आती, हर डील कर कर आती, उन्हें विकेटों को जो परखने का मौका मिल जाता है। लेकिन हमारी सीरीज अपनी है, होम सीरीज है, तो हमें चाहिए कि वो विकेटें बनाएं जहां रिजल्ट आए। अब जो आपने बाहर से भी क्रिकेटर मंगवाया है उसके साथ अपने क्रिकेटर मुंसलिक करें और ऐसी विकेटें बनाएं जहां रिजल्ट आए। जावेद साहब कह रहे हैं कि ऐसी विकेटें पाकिस्तान के अंदर तैयार होनी चाहिए जहां पर मैच के फैसले जो है 3 से 4 रोज के अंदर टेस्ट मैचेस में होते रहे और जहां पर बॉलर्स को भी हेल्प आउट हो विकेट पर और फिर बैटर्स को भी, और साथ साथ क्योंकि इस पर क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। आप देखते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ किस किस्म की विकेटें तैयार होती हैं। पाकिस्तान के लिए दिलचस्पी शायकीन के लिए एक ग्राउंड में नजर आती है या नहीं, या फिर 5 दिन की क्रिकेट है, शायद 5 दिन लग जाए। लेकिन दीगर ममालिक के अंदर अब क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई है, वहां रन के अंबार भी लग रहे हैं, विकेटें भी गिर रही हैं एक एक दिन के अंदर, लेकिन वहां की विकेटें फैसला दे रही हैं और फैसला 3 से 4 रोज के अंदर टेस्ट मैचेस के होता दिखाई दे रहा है। कोई टेस्ट मैचेस ऐसे हैं जो 5 डे में चले जा रहे हैं, लेकिन मैच का फैसला हो रहा है, मैच का फैसला हो रहा है तो शायकीन क्रिकेट जो है ग्राउंड में आते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। और हमारी भी दुआ है कि टेस्ट मैचेस के अंदर शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ग्राउंड आए, जो पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेल रहा हो, फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज खेलेगा, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेलना है। तो हमारी भी दुआ है कि शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो वनडे और T20 देखने ग्राउंड तो आती है, लेकिन टेस्ट मैचेस भी देखने जरूर ग्राउंड का रुख करते हुए दिखाई दे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।